Hello students, in the previous lecture we have studied various chemical properties of haloarenes. Now in this lecture we will study further more chemical properties of haloarenes. Okay, in the last lecture हमने Dawes process study किया था, जो मैंने बताया था कि बेंजाइन मैकेनिज्म से होता है. ठीक है, नाउ आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन विद अमोनिया. ठीक है, एक हमने हेलोअरीन ले लिया, मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया है, इसमें मैंने अमोनिया डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड. टेम्परेचर डाला है बेटा 475 केल्विन और प्रेशर दिया है 60 एटमॉस्फेयर. बेटा कुछ नहीं होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन इसका कॉपर और इसका क्लोरीन CuCl बाहर निकल जाएगा. नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और कॉपर का ऑक्सीजन पानी बाहर निकल जाएगा. बचा क्या आपके पास यहाँ पे बचा है NH2, क्योंकि नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन गया है और ऑक्सीजन गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास NH2 बचा है. NH2 कहाँ लग जाएगा? क्लोरीन की जगह लग जाएगा, बिकॉज क्लोरीन जो है कॉपर के साथ पहले ही रिमूव हो चुका है. तो आप अगर हेलोअरीन्स को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बेटा? एनिलीन. बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो तो उसे कहते हैं एनिलीन. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन विद कॉपर सायानाइड. ठीक है, आपने एक हेलोअरीन ले लिया. हेलोअरीन मतलब ब्रोमोबेंजीन ले लो चाहे क्लोरोबेंजीन ले लो, इट इज़ योर विश. इसमें डालो बेटा कॉपर सायानाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 475 केल्विन एंड पिरिडीन. क्या होगा बेटा? इसका कॉपर, इसका ब्रोमीन CuBr बाहर निकल जाएगा. जैसे ही ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटेगा उसकी जगह क्या आके लग जाएगा बेटा? सायानाइड आके लग जाएगा. एंड व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट बेंजीन के ऊपर सायानाइड एंड दैट इज नॉन एज बेंजोनाइट्राइल. ठीक है, दिस बेंजोनाइट्राइल इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. अगर आपको याद होगा तो मैंने हेलो एल्केन में बताया था कि जैसे ही साइनाइड बनता है, साइनाइड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी जब आपने बेंजीन के ऊपर साइनाइड बनाया है तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है? अगर मैं इस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूँ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल डालूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, क्या होगा बेटा? कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा. कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा ऑक्सीजन. नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा? दो बॉन्ड टूटेंगे नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे. क्या बन जाएगा? CONH2. तो दिस इज अमाइड. तो अगर आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अमाइड. अगर आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, जैसे आपने हेलो एल्केन में साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया था, कंप्लीट दो पानी के मॉलिक्यूल लिए थे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या होगा बेटा? पहले एक पानी का मॉलिक्यूल तो अमाइड बनाएगा. अब जब इसमें दूसरा पानी का मॉलिक्यूल डालोगे तो क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा. कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन को मिलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज. अब कार्बन के पास जो है वो OH आ जाएगा, OH नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव. तो ये बन जाएगा COOH बेंजोइक एसिड. नाइट्रोजन NH2 को H मिल जाएगा, ये बन जाएगा अमोनिया. तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो तो एसिड मिलता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो तो अमाइड बनता है. थर्ड इज साइनाइड की अगर आप रिडक्शन कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज़ कर सकते हो. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और अल्कोहल. आप कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो. क्या होगा बेटा? पहले एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, और व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अमाइन. तो बेंजाइल अमाइन आपको मिल जाएगा. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड, और रिडक्शन से क्या मिल जाता है आपको? अमाइन. जैसे कि आपने सेम हेलो एल्केन में किया था वैसे ही हेलोअरीन के साइनाइड के साथ होगा. ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट एक टॉपिक है कि क्लोरीन अटैच डायरेक्टली टू C डबल बॉन्ड C और बेंजीन रिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, वेयर एज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक क्लोरीन आर वेरी इजी टू रिमूव. देखो बेटा, अगर तो जो क्लोरीन है, जैसे अभी ये C डबल बॉन्ड C के साथ अगर डायरेक्ट क्लोरीन लगा होता तो उसको रिमूव करना मुश्किल होता, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण रेजोनेंस आ जाती है उसमें. लेकिन अगर C डबल बॉन्ड C के साथ वाली कार्बन, ये कार्बन होती है अलाइलिक कार्बन, C डबल बॉन्ड C वाली कार्बन होती है विनाइलिक कार्बन, C डबल बॉन्ड C के साथ वाली कार्बन होती है अलाइलिक कार्बन. अब अगर इस पे क्लोरीन लगाए तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत दूर है तो रेजोनेंस के चांस कम हो जाएंगे. या नहीं सॉरी, या आप कह सकते हो कि जब C डबल बॉन्ड C के साथ वाली कार्बन पे क्लोरीन लगा होता है बेटा, तो इसमें जब रेजोनेंस होगी तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेगा. लेकिन विनाइलिक कार्बन के केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसीलिए बेटा जो एलाइलिक क्लोरीन है वो ईजिली रिमूव हो जाता है. ठीक है, या बेंजाइलिक क्लोरीन भी
ईजिली रिमूव हो जाता है, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इसमें मैं क्लोरीन रिमूव करूँगी बेटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अलाइल कार्बोकेटायन। अगर मैं यहाँ से क्लोरीन रिमूव करूँगी तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। और अगर आपको याद हो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बेंजाइल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एलाइल की, फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो सी डबल बॉन्ड सी के डायरेक्टली अगर क्लोरीन लगा है तो रिमूव करना मुश्किल है, लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड सी के साथ लगा हुआ है, साथ वाली कार्बन पे लगा है या बेंजाइलिक कार्बन पे लगा है तो रिमूव करना आसान है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। अब आपने यहाँ पे कोई क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसमें सोडा अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाला, क्या होगा बेटा, इसका सोडियम, इसका क्लोरीन, NaCl बाहर हो जाएगा और NH2 बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको एनिलीन मिल जाएगा। ओके, वट विल यू गेट, यू विल गेट एनिलीन। ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से होता है, जैसा मैकेनिज्म आपने डाउज प्रोसेस में किया था वैसे ही मैकेनिज्म से ये सोडामाइड वाला रिएक्शन होगा, एनिलीन बनाने वाला रिएक्शन होगा। ठीक है। अब अगर यही प्रोसेस मैंने करवानी हो, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर एक क्लोरोबेंजीन में अगर मैंने NaOH डालना हो तो मेरे को टेम्परेचर देना पड़ेगा 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर। अगर आपको डाउज प्रोसेस याद हो जो हमने सबसे पहले की थी, तो मैंने क्लोरोबेंजीन में NaOH दिया था, क्या हुआ था, NaCl बाहर और OH लग गया था, आपको फिनोल मिल गया था। लेकिन अगर मैं क्लोरोबेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, मैंने एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया NO2, तो ये प्रोसेस 623 केल्विन पे नहीं होगी, 433 पे ही हो जाएगी। मतलब आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, रिएक्शन तो वही होगा, NaCl बाहर जाएगा और OH लग जाएगा। और अगर ये सेम प्रोसेस अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो अब 433 केल्विन टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ेगा, 368 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा और जो है NaCl बाहर हो जाएगा और OH लग जाएगा। और अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो आपको गर्म करने की ज़रूरत है, कोई भी टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो है क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और OH लग जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन, मोर रेडिली द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टेक प्लेस। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा दोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उतनी जल्दी जो है रिएक्शन होगा। हीट करने की, आपको हीट कम देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।